हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द फार्मासिस्ट। एंड आज हमने स्टार्ट करना है काई स्क्वायर द टेस्ट ऑफ एसोसिएशन। ओके, ये बहुत ही इजी टेस्ट है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। इनको आइडेंटिफाई करना भी बहुत आसान है और सबसे आसान क्वेश्चन आई गेस यही है। टेस्ट जो हम कर रहे हैं, जैसे हमने टी टेस्ट किया है, अनोवा किया है, उन सब के दरमियान में काई स्क्वायर एक बहुत इजी क्वेश्चन है। आई होप सो मैं इस काबिल हूँ कि मैं आपको ये अच्छी तरीके से समझा सकूँ कि जिस मर्जी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आप उसको सॉल्व कर सकें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज डैट काई स्क्वायर में हमेशा हम एट्रीब्यूट्स को देखते हैं। एट्रीब्यूट्स को अगर मैं आसान अल्फाज में बोलूँ तो क्वालिटीज़ को देखते हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम पढ़ते थे, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ जिसको हम टच नहीं कर सकते, जो एक एहसास होता है या एक आपकी फीलिंग होती है, या फिर कोई ऐसी चीज़ हम बस फिजिकली टच नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आई हमारे पास वो ब्यूटी, कोई भी लाइकिंग डिसलाइकिंग, कोई हैबिट, कोई इस तरह की बात, तो ये होते हैं एट्रीब्यूट्स। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें वो समझ आ सकती है। आ कैरेक्टरिस्टिक विच वेरीज ओनली इन क्वालिटी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। एक क्वालिटी है जो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में फ़र्क कर रही होती है। ठीक है, इस कॉल्ड एट्रीब्यूट। एन एट्रीब्यूट कैन नॉट बी मेजर्ड न्यूमेरिकली बट ओनली इट्स प्रेजेंस और एब्सेंस कैन बी ऑब्जर्व। सिर्फ उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकली हम एट्रीब्यूट या फिर आसान अल्फाज में क्वालिटीज़ को न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते। तो काई स्क्वायर में हमेशा आपको ऐसा डाटा दिया जाएगा जो कि एट्रीब्यूट बेस होगा, क्वालिटी बेस होगा, हैबिट बेस होगा। कोई भी फिजिकल या फिर न्यूमेरिक चीज़ आपको नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो आपके पास आगे इंडिपेंडेंस, ये सारी थे एसोसिएशन, ये सारी आपके जो रिलेशनशिप एट्रीब्यूट्स के दरमियान जो होता है उसको हम एसोसिएशन कहते हैं। फॉर हम किसी से एसोसिएशन है, हमें एसोसिएशन कोई ताल्लुक है, कोई राब्ता है, तो वो होती है एसोसिएशन। ठीक है, इसको टेस्ट ऑफ एसोसिएशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दो एट्रीब्यूट्स दिए जाएंगे। जैसे एक सवाल मैं आपको करवाऊंगी, उसमें होगा कि स्मोकिंग का हाइपरटेंशन और स्मोकिंग का आपस में क्या ताल्लुक है। ठीक है, हम एक हाइपोथेसिस लिखेंगे कि उनके दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है, एक हम लिखेंगे कि उनके दरमियान ताल्लुक है। यही हमारे हाइपोथेसिस होंगे काई स्क्वायर के अंदर कि क्या हमारे पास जो दो एट्रीब्यूट्स हैं उनके दरमियान कोई एसोसिएशन है, कोई ताल्लुक है कि नहीं। ठीक है, फिर आगे ये सारी डेफिनेशन है, काई स्क्वायर की डेफिनेशन है, ऑलरेडी ये सारी थ्योरेटिकल बातें आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर चलती हूँ। ओके, सो काई स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दोबारा से 5 स्टेप आ जाते हैं जो कि बहुत इजी हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ द टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, कि हमने नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रखना है। अब मैंने आपको बताया है कि काई स्क्वायर के अंदर हम जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके दरमियान एसोसिएशन को देखते हैं कि उनके दरमियान कोई ताल्लुक है कि नहीं। तो हम एच नॉट, जिसको हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं, उसमें हम लिखेंगे कि उनके दरमियान कोई भी एसोसिएशन नहीं है। जो एट्रीब्यूट्स हमें सवाल के अंदर दिए गए हैं उनके दरमियान कोई राब्ता नहीं है, उनके दरमियान कोई एसोसिएशन नहीं है। और H1 हम लिखेंगे कि जो एट्रीब्यूट, जो क्वालिटीज़ हमें इस सवाल के अंदर दी गई हैं उनके दरमियान कोई ना कोई एसोसिएशन मौजूद है। गॉट इट? स्टेप 2 इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम मेंशन करेंगे। स्टेप 3 हमारे पास है टेस्ट स्टैटिस्टिक, या फिर इसको हम काई स्क्वायर टेस्ट भी कह सकते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला आपके सामने है कि ये सिंबल होता है काई स्क्वायर का। इसको आप बनाते हैं इस तरह के, एक आपने लाइन को इस तरह कर्व बनाना होता है और दूसरी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट एंड देन स्क्वायर, इसको इस तरह लिखते हैं। ठीक है, तो काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन, ब्रैकेट्स में लिखेंगे एफ नॉट माइनस एफ ई। एफ नॉट है हमारे पास ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हमारे पास सवाल के अंदर दी जाती है, हमने सिर्फ उनके टोटल्स निकालने होते हैं। और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने खुद प्रॉपर टेबल बनाकर निकालनी होती है। ये मैं आपको सवाल के अंदर निकालना सिखाऊंगी। तो आपने फॉर्मूला याद रख लेना है कि एफ नॉट माइनस एफ ई का होल स्क्वायर इन दोनों का स्क्वायर है। गॉट इट? और नीचे डिवाइड करना है एफ ई से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी चूंकि हमने खुद फाइंड करनी है तो उसका हमने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है जो कि है रो टोटल डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय कॉलम टोटल। जो रोज का टोटल होगा हमने उसको कॉलम के टोटल से मल्टीप्लाई करना है, और देन जो उन दोनों का ग्रैंड टोटल होगा, पूरे टेबल का जो पूरा 2x2 का टेबल होगा, जो उसका ग्रैंड टोटल होगा उससे हमने उसको डिवाइड करना है।
देन हमारे पास सेकंड लास्ट स्टेप है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर काई स्क्वायर की वैल्यू हमने खुद कैलकुलेट की है वो लिखनी है, और यहाँ पर हमने काई स्क्वायर की वो वाली लिखनी है जो हमने टेबल से देखी है। ये अल्फ़ा है और ये हमारे पास इधर ये वी है, गॉट इट, ये एन नहीं है, ये वी है, और वी हमारे पास होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। काई स्क्वायर के डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने का फॉर्मूला मेंशन किया गया है कि ये रो में से हमने 1 माइनस करना है। अगर 3 रोज हैं तो उनमें से 1 माइनस से यहाँ 2 लिखेंगे, फिर कॉलम में से 1 माइनस करना है, जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स दी गई हैं, अगर 4 कॉलम्स दी गई हैं तो उनमें से 1 माइनस से यहाँ 3 लिखेंगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का आंसर 6 आ जाएगा। एग्जाम्पल दी है सिर्फ आपको इसको हल करने के लिए। आर शो कर रहा है नंबर ऑफ रोज को, एंड सी शो कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स को। लास्ट स्टेप हमारे पास होता है कंक्लूजन का। कंक्लूजन वही होगा कि अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी टेबलेटेड वैल्यू से बड़ी आ जाती है तो हम बस बोलेंगे कि उन दोनों एट्रीब्यूट्स के दरमियान कोई ना कोई एसोसिएशन मौजूद है, क्योंकि हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देते हैं। इफ़ आवर कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर दैन द टेबलेटेड वैल्यू देन वी विल से दैट एच नॉट इज रिजेक्टेड एंड एच वन इज एक्सेप्टेड। गॉट इट? आई होप सबको सारा प्रोसीजर समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह का है कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी के एनुअल एग्जामिनेशन में हमारे पास 2016 में क्वेश्चन आया था। उसमें क्या है जी, इन एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द डिपेंडेंस ऑफ हाइपरटेंशन ऑन स्मोकिंग हैबिट्स। अब 2 एट्रीब्यूट्स हैं, एक एट्रीब्यूट है हाइपरटेंशन। क्या आप हाइपरटेंशन को टच कर सकते हैं? नहीं टच कर सकते। क्या आप स्मोकिंग को टच कर सकते हैं? नहीं टच कर सकते। गॉट इट? तो आपके पास 2 एट्रीब्यूट्स हैं और हमने बताना है क्या इन दोनों में डिपेंडेंसी है, क्या ये दोनों एट्रीब्यूट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं कि नहीं करते, क्या इनके दरमियान एसोसिएशन है कि नहीं है। ये आपका काई स्क्वायर होता है। जो फॉलोइंग डेटा वर गिवन कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें ये टेबल दिया गया है। ये टेबल होता है काई स्क्वायर का, जिसमें लिखा हुआ है जी कि हमारे पास एक नॉन स्मोकर्स हैं, फिर मॉडरेट स्मोकर्स हैं और फिर हैवी स्मोकर्स हैं। कैटेगरी मेंशन कर दी गई है। हाइपरटेंशन उनकी डिजीज़ है। हाइपरटेंशन नॉन स्मोकर्स में 21 फॉर एग्जाम्पल 21 लोगों को हुई है। हाइपरटेंशन मॉडरेट स्मोकर में 36 लोगों को हुई है, और हैवी स्मोकर्स में हाइपरटेंशन 30 को पेशेंट्स को हुई है। और नॉन हाइपरटेंशिव हमारे पास जो है वो नॉन स्मोकर है, एक पेशेंट है वो नॉन स्मोकर है, और वो नॉन हाइपरटेंशन भी है, एक बंदा है वो 48 हैं। और कुछ बंदे मॉडरेट स्मोकर्स हैं वो, लेकिन वो नॉन हाइपरटेंसिव मींस उनका बीपी बिल्कुल नॉर्मल है, वो 26 हैं। और कुछ बंदे बहुत हैवी स्मोकर्स हैं लेकिन वो नॉन हाइपरटेंसिव हैं और वो टोटल 19 हैं। आपको डाटा दे दिया गया है, डाटा से ज़्यादा आपने नहीं करना, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर आपको आंसर आएगा क्या स्मोकिंग और हाइपरटेंशन एक दूसरे में एसोसिएशन दिखाती हैं या फिर नहीं। Test at 0.05 level of significance that the presence or absence of hypertension is independent of smoking habits। वही बात हमने इसको अपना एसोसिएशन बताना है। काई स्क्वायर में आपने हमेशा जो भी क्वेश्चन आया आपने बस लिखना है एच नॉट में कि कोई एसोसिएशन नहीं है, एच वन में लिखना है कि एसोसिएशन है, बस, और कोई बात नहीं लिखनी। हर काई क्वेश्चन, हर काई का कोई भी सवाल आ जाए, कोई भी, आपने एच नॉट में लिख देना है कि नो एसोसिएशन, एच वन में लिख देना है कि हैव एसोसिएशन। ये वाली 2 लाइंस आपने एज इट इज़ हर क्वेश्चन में लिख देनी है, ठीक है। फिर आपने जी लिखना है जी हमारे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और काई स्क्वायर का टेस्ट स्टैटिस्टिक, और काई स्क्वायर टेस्ट भी इसको कहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्रिटिकल रीजन वैसे आप इधर भी लिख सकते हैं लेकिन बाद में लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू, ओके। देन है बात कैलकुलेशन। अब यहाँ पर काम आता है सबसे मेजर। अगर आपने ये काम बिल्कुल सही कर लिया, कैलकुलेशन ठीक कर ली, तो आपका सवाल 100% एक्यूरेट होगा। यहाँ पर गड़बड़ हो गई तो सवाल गलत हो जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से आपने देखना है कैलकुलेशन मैं किस तरह कर रही हूँ। हमें फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है, ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है, और देन हमने काई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप इज दैट हमने यही वाला टेबल एग्जैक्ट यहाँ बनाना है जो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। गॉट इट? हम यहाँ पे वही नॉन स्मोकर्स मॉडरेट, ये टोटल्स आप भूल जाएं, ये फॉर एग्जाम्पल मैंने नहीं फाइंड किए, आपने इन टोटल्स को भूल जाना है। गॉट इट? ये टोटल्स नहीं लिखे हुए, और जो क्वेश्चन आपको टेबल क्वेश्चन में दिया गया है एग्जैक्ट टेबल आपने यहाँ ड्रॉ कर देना है। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में आपने सिर्फ क्या करना है कि आपने इस रो का टोटल लिखना है कि 21 + 36 + 30 = 87। देन आपने इस रो का टोटल लिखना है 48, 26, 19 एंड 93। ये वाला टोटल है रो 1 का, ये वाला टोटल है रो 2 का।
फिर आपने इस कॉलम का टोटल लिखना है 21 + 48 69। ये कॉलम 1 का टोटल है, ये वाला टोटल कॉलम 2 का है और ये कॉलम 3 का टोटल है। अब ये टोटल भी आ गया और ये टोटल भी आ गया। फिर आपने इन दोनों को प्लस करना, जो टोटल्स आए हैं इनको प्लस करना है। अगर इनका 7, अगर फॉर एग्जांपल इन दोनों को मैंने प्लस किया 87 93, मेरे पास आंसर आ गया 180। गॉट इट। फिर मैंने दोबारा से कैलकुलेटर को रीस्टार्ट किया और मैंने लिखा 69 + 62 + 49, इन तीनों को प्लस किया और मेरे पास आंसर आ गया जी 180। अगर तो ये वाला आंसर भी 180, ये वाला आंसर भी 180 आ गया, इट्स मीन अभी तक आपके टोटल्स बिल्कुल ठीक आए हैं और उनका ग्रैंड टोटल 180 ही आता है। ये गलती आपने नहीं करनी कि आप ये करने लग जाएं 87 + 93 + 49 + 62 + 69, इस तरह नहीं करना। इस तरह ग्रैंड टोटल नहीं निकलता। ग्रैंड टोटल हमेशा वेरिफिकेशन होती है। आपने रो 1 और रो 2 87 और 86 93 को प्लस करना है, अलहदा आंसर लिखें अलहदा। फिर आपने इन तीनों को प्लस करना है, आंसर लिखें। अगर तो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम आ गए, फिर आपने यहाँ ग्रैंड टोटल लिखना है। गॉट इट। फिर आपने लिखनी है जी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला होता है रो टोटल मल्टीप्लाई कॉलम टोटल ग्रैंड टोटल। रो टोटल्स ये हैं, कॉलम टोटल ये है, ग्रैंड टोटल ये है। ओके सो अब हमने एक टेबल बनाना है। अब आपने क्या करना है, अंदर वाला ये वाली लाइंस आप भूल जाएं। आपने सिर्फ ये वाली चीज़ खाली कर देनी है, टोटल्स लिख देनी है एज इट इज़, टोटल्स एज इट इज़ लिख देनी है, बीच की जगह खाली छोड़ देनी है, बीच में जगह खाली छोड़ देनी है। फिर आपने क्या करना है, आपने इस वाले हिस्से में क्या करना है, रो टोटल इस रो का टोटल क्या है 87 मल्टीप्लाई करना है कॉलम टोटल। अब इस बॉक्स में काम कर रहे हैं ना, तो इस कॉलम का टोटल क्या है 69, डिवाइड कर देना है ग्रैंड टोटल। तो ग्रैंड टोटल क्या है 180। एक मिनट, ये आप ध्यान से देखें ज़रा, ऊपर मैं करती हूँ, ये देखें आप, समझ आ रही है आपको कि हमने यहाँ क्या किया। हमने यहाँ पर इसको इधर फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए हमने क्या लिया, रो टोटल। तो रो टोटल था 87, इस रो का टोटल, रो नंबर 1 का रो टोटल मल्टीप्लाई कॉलम टोटल, इस कॉलम का टोटल था 69 डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल, आंसर आ गया। फिर अब आगे मूव कर जाए। अब आपने क्या करना है, रो टोटल, इस रो में क्या टोटल है 87 आ गया, माइनस मल्टीप्लाई सॉरी कॉलम टोटल। अब इसमें बॉक्स में काम कर रहे हैं ना, इस बॉक्स के कॉलम का टोटल क्या है 62 डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल 180। फिर अब इधर आ जाए, इधर जी आपके पास 87 आ गया, ये रो टोटल, गॉट इट, मल्टीप्लाई कॉलम टोटल, इस कॉलम टोटल क्या है 49 डिवाइडेड बाय 180, आंसर आ गया। फिर आपने नीचे आ जाना है, सेम वही इधर भी करना है आपने कि इधर अब इस रो का टोटल क्या है 93, तो 93 मल्टीप्लाई कॉलम टोटल क्या है 69 डिवाइडेड बाय 180, आंसर। देन इस रो टोटल क्या है 93 लिखा, फिर इस कॉलम का क्या है 62 लिखा एंड देन 180, गॉट इट। फिर इधर भी ये सेम, ये वाली कैलकुलेशन करना ही सारे नंबर इस कैलकुलेशन के हैं, ठीक है। ये आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इस तरह फाइंड करनी है इस फॉर्मूला से, क्योंकि आपने देखें ये तो ऑब्जर्व्ड है, इट्स ये जो हमारे पास क्वेश्चन में दी गई थी। अब ये जो नई वाली निकाली ने, ये सारी एक्सपेक्टेड है जो हमने इस फॉर्मूला से फाइंड की है, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन खुद सॉल्व करके दिखाऊंगी, प्रॉपर टेबल बना के, फिर जल्दी समझ आ जाएगी कि किस तरह बनाना है। लेकिन अभी आई होप सबको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी आ गई, ऑब्जर्व भी आ गई। अब हमने ये काई स्क्वायर का फॉर्मूला सॉल्व करना है, इसके लिए हमने टेबल बनाना है। काई स्क्वायर का फॉर्मूला सॉल्व करना है, हमने जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी निकाली हैं उनको हम एक्सपेक्टेड से माइनस करेंगे, फिर जो कॉलम बनेगा हमारे पास उसका हम स्क्वायर लेंगे, फिर उसके बाद जो स्क्वायर का कॉलम बनेगा उसको हम एक्सपेक्टेड से डिवाइड करेंगे, फिर उनका हम समीशन लेंगे तो काई की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें हमारे पास हमने क्या करना है, जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज थी, अब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हमारे पास कौन कौन सी थी, ये वाली। हमने अब एक कॉलम की सूरत में वैल्यूज लिखनी है, टोटल्स को इग्नोर कर देना है, टोटल्स का काम खत्म हो गया है। टोटल का काम सिर्फ हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में मदद देनी थी उन्होंने, अब उनका कोई काम नहीं है, इनको आप भूल जाएं। सिर्फ अंदर वाली वैल्यू 21, फिर नीचे लिखें 30, इस तरह लिखना है, जैसे 21 फिर 36 फिर 30 फिर 48 फिर 26
फिर 19। इस तरह आपने कॉलम की सूरत में लिखना है। और सेम यही कि इसको ये जो वैल्यूज हमने निकाली हैं इनके टोटल्स को आपने भूल जाना है, फॉरगेट इट, और जो अंदर जो वैल्यूज निकालनी है उनको एक कॉलम की सूरत में लिख लेना है। तो मैंने यहाँ लिख लिया है कि एक F0 ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का कॉलम बन गया, एक कॉलम की सूरत में लिख लिया। फिर एफ ई का हमने जो भी वैल्यूज हमने निकाली थी वो कॉलम की सूरत में लिख ली। फिर F0 माइनस एफ ई, जो क्योंकि हमने काई सूरत फार्मूला पुट करना है इसलिए हमने फिर 21 माइनस 33.35 36 माइनस 29.95 की वैल्यूज आ गई। ये माइनस में भी आ जाए तो खैर है, कोई बात नहीं, बाद में इनका स्क्वायर तो हमने लेना है, तो अगर माइनस में आएंगे तो बाद में स्क्वायर लगे तो प्लस हो जाएंगे, तो इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, तो फिर हमने F0 माइनस एफ ई का स्क्वायर लेना है और आखिर में हमने उसको एफ ई से डिवाइड कर देना है। ये सारे इसलिए कि हमने काई स्क्वायर का फॉर्मूला ये था, ये देख लें बेशक आप इधर काई स्क्वायर का फॉर्मूला ये देखें। F0 फाइंड किया पहले हमने, फिर FE फाइंड किया, फिर F0 में से FE को माइनस किया, फिर जो कॉलम बना उसका हमने स्क्वायर लिया, फिर जो स्क्वायर के आंसर है उनका हमने डिवाइड कर दिया। आखिर में जो डिवीजन करें जो कॉलम पूरा बना उसका हमने समीशन ले लिया है, समीशन लेके काई स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। अब ये आखिरी कॉलम हमारे पास बना था तो हमने इसको जी समीशन ले लिया, फिर काई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब इस तरह हमने क्रिटिकल रीजन पुट करना है, ठीक है। 14.42 हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है और 5.9 हमारी टेबुलेटेड वैल्यू है। अब हमारे पास 14 आई है तो इट्स मीन हमारी ग्रेटर आ गई है। ग्रेटर अगर आ गई है वैल्यू, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर होती है तो हम H0 को रिजेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। अब H0 को तो हमने रिजेक्ट कर दिया, H1 को हमने एक्सेप्ट कर लिया। इट्स मीन देयर इज एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। इट्स मीन हाइपरटेंशन और स्मोकिंग आपस में एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट करती है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर वो इफेक्ट शो कर रही हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा। फिर हमारे पास है जी, अब अगर ये वाला क्वेश्चन मैं आपको समझा दी, अब आगे जो इसी तरह के सेम क्वेश्चंस हैं, सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी के पास पेपर में एक दफ़ा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया था। उसमें ये था कि आपको सारी वैल्यूज बताते थे स्टेटमेंट में और आपने टेबल खुद, जैसे ये टेबल दिया उन्होंने खुद दिया हुआ है, मतलब कि क्वेश्चन में ही बनाया दिया हुआ है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊँ जिसमें ये टेबल बनाया नहीं होगा, या आपने खुद बनाना होगा, और बाकी आगे जो सारा सेम टू सेम वही है, एज इट इज़ वही है, बस टेबल आपने खुद बनाना है। तो अगर ये वाला क्वेश्चन देखें तो इसके अंदर भी आपको बताया गया कि हॉबीज़ हैं और डिग्रीज़ है, तो इसकी वैल्यूज़ दे दी गई हैं, ठीक है। हमने एसोसिएशन देखने इनके दरमियान में, वही दो हाइपोथेसिस लिखेंगे, एक में एसोसिएशन नहीं है और एक में एसोसिएशन है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट है, स्टैटिस्टिक। फिर हमने रीजन लिख लिया है, फिर हमने इनके ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज लिखी हैं। ऑब्जर्व में हमने क्या करना होता है, हमने अंदर वाला एग्जैक्ट लिख देनी होती हैं, फिर हमने इनके टोटल्स लिखने होते हैं। इस रो का ये टोटल आ गया, ये रो 1 का टोटल है, ये रो 2 का टोटल है, ये रो 3 का टोटल है, ये वाला, ये कॉलम 1 का टोटल है, ये कॉलम 2 का टोटल है, और ये कॉलम 3 का टोटल है, और ये जो है ना ये ग्रैंड टोटल है। इन तीनों को हमने प्लस किया, एक आंसर आया। इन तीनों को हमने प्लस किया, एक आंसर आया। अब अगर इन दोनों का आंसर जो है वो सेम है तो वो उनका ग्रैंड टोटल आ जाएगा, ठीक है। आप इन तीनों को प्लस करें ना तो 412 ही आएगा, इन तीनों को प्लस करें तब भी 412 ही आएगा। तो इट्स में ये कॉमन हो गया। कॉमन अगर हो गया तो वो ग्रैंड टोटल आपने यहाँ लिख देना है। फिर आप इनकी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी फाइंड करते हैं। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी फाइंड मैंने बताया था कि रो का टोटल, इस जैसे अगर हमने ये वाला मतलब ब्लॉक फिल करना है, ये एम्प्टी होगा शुरू में, अगर ये वाला ब्लॉक फिल करना है तो 124 मल्टीप्लाई 67 डिवाइडेड बाई 412। फिर ये वाला ब्लॉक फिल करना तो आएगा जी 124 मल्टीप्लाई 266 डिवाइडेड बाई 1412, 124 मल्टीप्लाई 79 डिवाइडेड बाई 412, 101 मल्टीप्लाई 67 डिवाइडेड बाई 412। इस तरह आपने कर करके ये सारा ब्लॉक, अंदर 6 ब्लॉक हैं, 6 नहीं है 6 9 ये ब्लॉक्स हैं, ये आपने अंदर वाले फिल करने हैं। जब ये फिल हो गए तो आपने फिर इनको कॉलम्स की शक्ल में लिखना है। कॉलम्स की शक्ल में लिखने के लिए आपने टोटल्स को इग्नोर कर देना है, सिर्फ अंदर चीज़ें लिखनी है। तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज लिख दी, फिर एक्सपेक्टेड लिख दी, उनका माइनस किया, उनका स्क्वायर लिया, उनका FE पे एक्सपेक्टेड पर डिवाइड किया, उनका समीशन ले लिया, फिर आपके पास काई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी और आखिर में आपने इनका कंक्लूजन लिख देना है। सो ये थे आपके पास बहुत आसान और बेसिक क्वेश्चन जो मोस्टली आते भी यही हैं, ठीक, आते इतने ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं आते। लेकिन बाज़ को तो आपको स्टेटमेंट वाले सवाल दे देते हैं जिसमें आपको टेबल खुद बनाना होता है, तो वो टेबल किस तरह बनाना है वो मैं आपको सिखा देती हूँ। टेबल बन जाएगा तो उसके बाद एज इट इज़ यही सिनेरियो है, कोई फ़र्क नहीं है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन होगा आगे से। ओके, सो आप ये क्वेश्चन के स्टेटमेंट देख सकते हैं। इसमें जी हमारे पास अब ये काई स्क्वायर का क्वेश्चन है
लेकिन ये स्टेटमेंट की फॉर्म में है। अब स्टेटमेंट आपको दे दी है, सबसे पहले आपने इसका टेबल बनाना है। टेबल बनाने के बाद आपने सारा हल करना है इसको। तो इस स्टेटमेंट में पढ़ते हैं कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है, टू एस्टिमेट द प्रोफाइलिटिक वैल्यू ऑफ क्लोरोक्वीन, एक ड्रग है उसकी प्रोफाइलिटिक वैल्यू हमने निकालनी। प्रोफाइलिटिक वैल्यू हम फार्मेसी को पता होगा कि वो वैल्यू है जो कि हम डिजीज़ से पहले हम देते हैं कि डिजीज़ जैसे वैक्सीन है वो उसकी प्रोफाइलिक्सिस यूज़ हम करते हैं, वो सारी बातें है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप छोड़ें। तो एक क्लोरोक्वीन एक ड्रग है। अ स्टडी वाज कंडक्टेड ऑन 2600 सब्जेक्ट्स, मींस कि हमें टोटल ग्रैंड टोटल दे दिया कि ग्रैंड टोटल जो है ना वो 2600 आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट्स में आ दिया कि पर्सन जिनके हमने वैक्सीन दी है। आउट ऑफ 800 सब्जेक्ट्स हु वर गिवन क्लोरोक्वीन प्रोफाइलिकली ओनली 20 कंट्रैक्टेड मलेरिया। अब इनके दरमियान बाद एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, एक हमारे पास ड्रग है क्लोरोक्वीन और एक हमारे पास है मलेरिया। अब ये सवाल बता रहा है कि क्या जो ड्रग है उसका मलेरिया पे कोई इफेक्ट है भी कि नहीं, एसोसिएशन दोनों में है कि नहीं, ये बात असल में हो रही है। पहले उसने कहा है कि हमारे पास 800 सब्जेक्ट्स थे, जो 2600 टोटल बंदे थे, उनमें से 800 सब्जेक्ट्स को हमने क्या किया, क्लोरोक्वीन दे दी। उन 800 में से सिर्फ 20 बंदों ने मलेरिया कैच कर लिया। ठीक है, और अमंग दोज, और हमारे पास जो मतलब 26 में से 800 को तो हमने दे दी, और जो बाकी रह गए ठीक है, उसमें 1800 रह गए होंगे। जो 1800 बंदे थे उनको हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, कोई क्लोरोक्वीन कोई ड्रग हमने नहीं दी। लेकिन उन जो 1800 रह गए थे उनमें से जो 20 थे ना, सॉरी 200 थे, उनको मलेरिया हो गया। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, 2x2 का टेबल बनाना है। पहला पॉइंट ये कि हमने टेबल बनाना है, ये वाली बात मैं बाद आपको समझाती हूँ। ठीक है, पहले तो हम टेबल बना लेते हैं। टेबल हमने बनाना है जी, हमारे पास हम लिख लेते हैं अब एसोसिएशन किन के दरमियान है, मलेरिया के दरमियान और क्लोरोक्वीन के दरमियान। तो हम लिख लेते हैं जी मलेरिया। ठीक है, इधर लिख लेते हैं नो मलेरिया, नो मलेरिया के जिनको मलेरिया नहीं हुआ। यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्लोरोक्वीन, मीन्स के जिनको हमने क्लोरोक्वीन दी है। ठीक है, इधर हम लिख लेते हैं नो क्लोरोक्वीन, कि जिनको हमने क्लोरोक्वीन जो ड्रग है वो नहीं दी। ठीक है, यूं बना लेते हैं हम टेबल इसका। ओके जी, तो हमारे पास वेट मैं मार्कर से लिखती हूँ ताकि आपको नज़र आए। ओके, सो अब हमने जो है ना इनमें वैल्यूज़ फिल करनी है। ओके, सो अब हमारे पास जी वो कहते हैं कि 2600 जो है ना वो टोटल लोग थे। अब बात यह है कि अभी हम टेबल बना रहे हैं 2x2 का, तो हमने यहाँ पर टोटल्स लिखने नहीं है। टोटल हम लिखेंगे अपनी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी के अंदर। ठीक है, उन्होंने कहा 2x2 का, अगर हम बनाएंगे टोटल लिख देंगे अभी हम क्वेश्चन बना रहे हैं, अभी हम आंसर नहीं क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपना। अगर हम जो है ना कंस्ट्रक्टिंग के दरमियान ही इधर बना देंगे ये कॉलम बना देंगे उसका टोटल का, तो 3x3 हो जाएगा। लेकिन हमें टेबल है 2x2 का, इट्स मीन अभी हमने यहाँ पर टोटल्स मेंशन नहीं करने, वरना वो 3x3 का टेबल हो जाएगा, फिर हमारे पास आंसर गलत हो जाएगा। हमने बनाना है 2x2 का टेबल। ठीक है, तो अभी हम लिखेंगे जी 800 पेशेंट्स हमने लिए थे जिनको हमने ये दी ड्रग दी। ठीक है, तो टोटल हमने यहाँ बस इमेजिन करें, टोटल यहाँ पे 800 पेशेंट में दिए जिनको हमने क्लोरोक्वीन दी। 800 दिए पेशेंट लिए, उनको हमने क्लोरोक्वीन दी। उन 800 में से 20 को मलेरिया हो गया। 800 में से 20 को मलेरिया हो गया। अब बाकी कितने रह गए, 800 में से 20 माइनस कर दें 780, तो 780 को मलेरिया नहीं हुआ। गॉट इट। फिर आगे क्या, अमंग दोज हु आर नॉट गिवन प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट। अब 2600 पेशेंट थे, उनमें से 800 को ड्रग दे दी, क्लोरोक्वीन दे दी। पीछे कितने रह गए, 1800। 1800 को क्लोरोक्वीन नहीं दी। उन 1800 में से हमारे पास 200 लोगों को मलेरिया हो गया, तो यहाँ पर 200 आ जाएगा। 1800 पेशेंट्स को क्लोरोक्वीन नहीं दी, ये 1800 है, इमेजिन करें ये 1800 को क्लोरोक्वीन नहीं दी, उसमें से 200 को मलेरिया हो गया। अब जिनको मलेरिया नहीं हुआ, 1800 में 200 माइनस करें 1600, 1600 को मलेरिया नहीं हुआ। ये लीजिए, ये आपका बन गया है 2x2 का टेबल। 2x2 का मतलब होता है कि 2 रोज हों और 2 ही कॉलम्स हों।
ठीक है, अगर हम यहाँ पर टोटल्स भी लिख देते, ठीक है, तो हमारा ये 3/3 का टेबल बन जाता, 3 रोज होती और 3 कॉलम होते, फिर हमारा आंसर गलत हो जाता क्योंकि उससे हमें कहा है 2/2 का टेबल बनाए। इसलिए दोबारा बताती हूँ कि हमारे पास टोटल ग्रैंड रोड 2600 थे, 2600 टोटल पेशेंट्स थे। इमेजिन करें कि हमारे पास हम हिस्सा बनाते थे ना, लिखना कुछ नहीं है वरना गलत हो जाएगा। 2600 ग्रैंड टोटल, इसमें से 800 बंदों को हमने ड्रग दी, इसमें से 2600 में से 800 बंदों को हमने ड्रग दी, उन 800 में से 20 लोगों को मलेरिया हो गया। अब 800 में से 20 को हो गया, 800 में से 20 माइनस करें तो 780 को मलेरिया नहीं हुआ, ये कॉलम फिल हो गया। फिर जी है जी हमारे पास अब 2600 में से 800 को तो ड्रग दे दी, पीछे रह गए 1800 जिनको हमने ड्रग नहीं दी, वो 1800 इधर आ जाएंगे। 1800 को हमने ड्रग नहीं दी, उन 1800 में से 200 को मलेरिया हो गया, तो उन 1800 में से 200 को मलेरिया हो गया, पीछे कितने रह गए? 1800 में से 200 माइनस करें 1600 को मलेरिया नहीं हुआ। ये हमारे पास है 2/2 का टेबल। अब सवाल हमारा बन गया। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट लिखा हुआ है अप्लाई काई स्क्वायर टेस्ट, हमने अप्लाई करना है ऑन द अबव टेबल। अबव टेबल, ये टेबल हमने खुद बना लिया है कि इस टेबल के ऊपर हमने काई स्क्वायर अप्लाई करना है। काई स्क्वायर वैरी विद डिग्री, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम उन्होंने आपको दे दिया कि 1 है, खुद ही दे दिया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। अब वेरीफाई कर सकती हैं आप, करें डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है जी, कॉलम -1 और रो -1, ठीक है। तो कॉलम कितनी है? कॉलम है 2, 2 में से 1 माइनस किया 1, रो कितनी है 2, 2 में से 1 माइनस किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 है, और उन्होंने आपको दे दी है, और उन्होंने आपको कैलकुलेटेड काई स्क्वायर टैबुलेटेड काई स्क्वायर वैल्यू भी दे दी है कि काई स्क्वायर वैल्यू विद डिग्री ऑफ फ्रीडम दिस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज दिस 3.84। उन्होंने आपको टैबुलेटेड काई स्क्वायर वैल्यू भी दे दी है कि आपको टैबुलेटेड ही वैल्यू आनी चाहिए। अब आपने कैलकुलेटेड वैल्यू सिर्फ फाइंड करनी है। व्हाट इज योर रिगार्डिंग नल हाइपोथेसिस, क्लोरोक्वीन हैज़ नो रोल इन प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया, कि आपने क्या करना है, काई H0 और H1 है, एक पे वो इफेक्ट नहीं दे रही और एक पे वो इफेक्ट दे रही होगी। ओके, सो अब हमने अपना टेबल बना लिया था, ये हमने टेबल बना ली। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब हम अपना यहाँ पर स्टेप 1 लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास था कि हमने H0 लिखना है और H1 लिखना है। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सिर्फ असल बात यहाँ पर टेबल बनाने की, टेबल हमने बना ली, आगे सेम टू सेम वही तरीक़ेकार होगा। H0 होगा कि इनमें कोई एसोसिएशन नहीं है, क्लोरोक्वीन हैज़ नो रोल इन प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया, और H1 होगा कि क्लोरोक्वीन हैज़ रोल। तो मैं यहाँ पे की पॉइंट लिख देती हैं, नो मीन्स कोई रोल नहीं है, इसका मतलब है इसके पास हैज़ रोल, कि कोई ना कोई रोल है ड्रग का। फिर हमने यहाँ पर अपना स्टेप 2 लिखना है, जो कि हमारे पास है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% दिया हुआ है। फिर हमने स्टेप 3 लिखना है, जो कि हमारे पास है टेस्ट स्टैटिस्टिक। उसके लिए पहले हमने ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, पहले हम काई स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लिख सकते हैं कि हमारे पास है समीशन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर हमने अब यहाँ पर लिखनी है अपनी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, गॉट इट। अब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के लिए आपको पता है कि हम यहाँ पर अपना टेबल, पहले हमने टेबल बनाया था 2/2 का, और यहाँ पर हमने टोटल मेंशन नहीं किए, लेकिन अब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में हम टेबल बनाएंगे, सेम टू सेम यही लिखेंगे, लेकिन साथ हम टोटल्स भी लिखेंगे। अब अगर सेम टू सेम यही हमने लिखना है तो हम यहाँ लिखेंगे मलेरिया, नो मलेरिया और टोटल, ठीक है, टोटल। यहाँ पर आ जाएगा जी हमारे पास, यहाँ पर चलो ड्रग ही सिर्फ लिख देते हैं, ड्रग एंड नो ड्रग जो क्लोरोक्वीन है, यहाँ पर टोटल। तो अब हम अगर इसका टेबल फिलिंग करें, तो मैंने आपको स्टेटमेंट दोबारा समझा देती हूँ कि क्या थी, कि 2600 हमारे पास टोटल पेशेंट्स थे, उनमें से
जो 800 पेशेंट थे उनको हमने ड्रग दी, ड्रग हमने दी 800 पेशेंट को। उन 800 पेशेंट में से 20 को ड्रग देने के बावजूद मलेरिया हो गया और जो 780 थे उनको मलेरिया नहीं हुआ। देन हमने 2600 में से 800 को तो ड्रग दे दी, जो बाकी रह गए 1800 उनको हमने ड्रग नहीं दी। ठीक है, 1800 को ड्रग नहीं दी। उन 1800 में से हमने जिनको ड्रग नहीं दी उनको, उनमें से 200 को मलेरिया हो गया, क्योंकि हमने को ड्रग नहीं दी तो 200 को मलेरिया हो गया। और पीछे रह गए 1600 जिनको ड्रग भी नहीं दी फिर भी मलेरिया नहीं हुआ। ठीक है, तो 200 और इनका टोटल आ जाएगा 220 और इनका टोटल आ जाएगा 2380। ठीक है, सॉरी ये मैं इधर लिख देती हूँ, इधर ग्रैंड टोटल। इस तरह ये टेबल बनता था हमारा। अब ये है बस ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी आ गई। अब हमने बनानी है अपनी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी के लिए हमने करना होता है जी रो का टोटल, ठीक है, मल्टीप्लाई कॉलम का टोटल और डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल करना होता है। तो अगर हम यहाँ लिखें मलेरिया, नो मलेरिया, ठीक है, ड्रग, नो ड्रग। और मैंने आपको बताया था जब एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी हम बना रहे होते हैं तो हमने बीच वाले ब्लॉक्स खाली छोड़ देने होते हैं, सिर्फ टोटल्स को फिल कर देना होता है। तो यहाँ पर पहली रो का टोटल आया था 800, यहाँ 800 लिखते हैं। दूसरी रो का आया था 1800 लिखते हैं। ग्रैंड टोटल 2600 था, वो एग्जैक्ट लिखते हैं। 2380 इस कॉलम टोटल था वो लिखते हैं। 20 इसका टोटल था इधर लिखते हैं। ठीक है, अब हमने इसके टोटल्स फिल कर दिए, अंदर हमने फिलिंग करनी है। अंदर हम फिलिंग करने के लिए क्या करेंगे कि हमने रो का टोटल, अब इस ब्लॉक को हमने फिल करना है। तो इस ब्लॉक का ये पहली रो है, पहली रो टोटल 800 मल्टीप्लाई इस कॉलम का क्या है 220 डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल आ जाएगा 2600। तो आंसर इसका आ जाएगा जी 67.69। अब इस ब्लॉक को फिल करना है। इस ब्लॉक की ये रो है, इसका टोटल है जी 800 मल्टीप्लाई जी इधर आ जाओ 2380 और नीचे जी 20 ग्रैंड टोटल आ जाएगा जी। फिर हमने यहाँ पर 732.31 करना है। ठीक है, इसी तरह इसको फिल करेंगे तो इधर 152.31 आ जाएगा, इधर आ जाएगा जी हमारे पास 1647.69। ठीक है, इस तरह हमने इसको सॉल्व करना है। अब एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज भी हमारे पास आ गई हैं, किस तरीके से हमको समझ आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाता है, हमने कॉलम्स बनाने हैं। अब इधर कॉलम होगा जी एफ नॉट का, एफ नॉट की सारी वैल्यूज़ आएंगी। फिर कॉलम होगा जी एफ ई, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी की सारी वैल्यूज़ आएंगी। फिर हमने इन दोनों को एफ नॉट माइनस एफ ई कर देना, उसकी वैल्यूज़ आएंगी। फिर हमने एफ नॉट माइनस एफ ई, जो ये सारी वैल्यूज़ आएंगी उनका स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, फिर जो ये स्क्वायर की वैल्यूज़ आएंगी उनको हमने क्या करना है, उनको हमने एफ ई से डिवाइड करके वैल्यूज़ ले आनी है। फिर यहाँ पर जो वैल्यूज़ आएंगी आखिर में उनका समीशन लिख देंगे। ये वैल्यूज़ आप निकाल लेंगे, ये कॉलम मैंने फिल करने हैं, समीशन ले आना है। जो इस समीशन का आंसर आएगा वही आपका काई स्क्वायर का आंसर होगा। फिर जो काई स्क्वायर का आंसर होगा वो आपने स्टेप नंबर 5 में लगाना है, जो कि है क्रिटिकल रीजन, कि काई स्क्वायर जो है अगर ग्रेटर देन हमारे पास काई स्क्वायर टेबुलेटेड, काई स्क्वायर टेबुलेटेड यहाँ पर आ जाए काई स्क्वायर कैलकुलेटेड। अगर तो ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी आ गई तो हमारे पास एच नॉट रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो एंड रिज़ल्ट आपका आएगा काइस के, ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करके जब बस आंसर आएगा जो काइस के कैलकुलेटेड होगा वो आपके पास आना चाहिए 53.02। ठीक है, 53.02 वैल्यूज़ आपके पास आएंगी। ये सारी वैल्यूज़ को सॉल्व, सारा टेबल फिल करके वैल्यूज़ निकाल के 53.02 आपके पास आंसर आएगा फाइनल। और कि टेबलेटेड वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी उन्होंने सवाल में दे दी थी, जो थी 3.84, ये ऑलरेडी वो बता चुके हैं। और हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबलेटेड वैल्यू से बड़ी है, इट्स मीन हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। इट्स मीन
कि ड्रग का मलेरिया का इफ़ेक्ट है। जिनको हमने ड्रग दी थी उनमें इफ़ेक्ट कम आया है, जिनको हमने ड्रग नहीं दी उनमें इफ़ेक्ट ज़्यादा आया है मलेरिया का। तो दे हैव द एसोसिएशन। तो ये आपका सवाल था जिसमें स्टेटमेंट थी। स्टेटमेंट भी सिर्फ ये कि आपने कंस्ट्रक्ट करना था 2x2 का टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ पे टोटल्स मेंशन नहीं करने, या आप क्वेश्चन बना रहे हैं अपने लिए तो टोटल्स यहाँ मेंशन नहीं करने अपने दिमाग में या रफ पे आप इस तरह सारा सॉल्व करके सिर्फ जो बीच वाला हिस्सा है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस वाले पोर्शन का आंसर। ऑब्जर्व में फिर आपने सारे टोटल्स मेंशन करने होते हैं और एक्सपेक्टेड में आपने इस तरीके से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालनी होती हैं। गॉट इट। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ जो कि है ये वाला। इसमें क्या सीन है, ये भी पंजाब यूनिवर्सिटी के एनुअल एग्जामिनेशन में आया हुआ है, लेकिन ये डायरेक्टली काई स्क्वायर नहीं है। कुछ बच्चों को इस क्वेश्चन की समझ नहीं आती, लेकिन मैं इसलिए समझा देती हूँ, मतलब कि डायरेक्टली काई स्क्वायर इसमें नहीं लगना, लेकिन फिर भी मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ यार, ठीक है। इसमें है 2 टॉनिक प्रिपरेशन वर गिवन ट्रायल फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इन चिल्ड्रन। 2 टॉनिक है, कोई 2 अद्वियात हैं वो आपको दिए गए, टॉनिक्स दिए गए, टॉनिक ए और टॉनिक बी। टॉनिक एक हमने दिया है 90 चिल्ड्रन को जिनमें से 58 प्रिवेंट हो गए जो डिजीज़ से बच गई हैं, और टॉनिक बी हमने दिया 72 टोटल थे, उनमें से 86 को दिया। तो जो हमारे नहीं हमने टॉनिक भी हमने टोटल 86 बच्चों में दिया जिनमें से 72 को डिजीज़ फिर नहीं हुई। टॉनिक ए हमने 90 बच्चों को दिया जिनमें से 58 को फिर नहीं हुई। टॉनिक भी 86 को दिया जिनमें 72 को फिर नहीं। विच टॉनिक इज़ बेटर, ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपने ये नहीं करना कि आप किसी और सिनेरियो में ले जाएंगे हमारे पास टी में या नोवा में, ये काई के अंडर ही आते। काई में टॉनिक्स की बात हो रही, अद्वियात की बात हो रही, इफेक्ट की बात हो रही है, ठीक है, इसलिए। लेकिन इसमें प्रॉपर काई स्क्वायर लगता नहीं है, ठीक। इसका टेबल बना देती हूँ मैं। इसमें परसेंटेज आप देखें, विच टॉनिक इज़ बेटर मीन्स आपने दोनों की परसेंटेज निकालनी है। जिसकी परसेंटेज ज़्यादा आ गई इट्स मीन वो ज़्यादा अच्छा टॉनिक है। इसमें बना सकते हैं, आप इसका टेबल बना सकते हैं। इधर आप लिखें प्रिवेंटेड डिजीज़, के डिजीज़ प्रिवेंट हुई है कि नहीं, ठीक है। इधर आप इस तरह लिखें, इधर आप लिखें टॉनिक लिखें, ठीक है। फिर आपने जी यहाँ पर लिखना है येस कि डिजीज़ प्रिवेंट हुई है, इधर आप लिखते हैं नो कि डिजीज़ प्रिवेंट नहीं हुई, इधर आप लिखते हैं टोटल, ठीक है। ये टॉनिक ए के लिए होगा, ये टॉनिक बी के लिए होगा, इधर टोटल आ जाएगा। इस तरह टेबल बनाना आपको आना चाहिए सवाल का, फिर क्वेश्चन जो है वो आसान ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है। गॉट इट। उसके बाद जी हमारे पास अब क्या लिखा हुआ है कि टॉनिक ए हमने 90 बच्चों को दिया, टोटल टॉनिक ए 90 बच्चों को दिया, उसमें से प्रिवेंट डिजीज़ हो गई 58 में, इनको माइनस करें 22 में प्रिवेंट में नहीं हुई। जो टॉनिक बी है वो हमने दिया 86 बच्चों को, 86 बच्चों को दिया जिनमें से 72 को डिजीज़ फिर नहीं हुई और 14 को फिर भी डिजीज़ हो गई, ठीक है। तो इसमें टोटल निकालना जी 140 है, इधर 36 और इधर 176। अब आपने बताना है कौन सा टॉनिक अच्छा है, टॉनिक ए या टॉनिक बी। तो सिंपल आपने क्या करना है कि आपको ये नहीं कहा गया है कि आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ने दिया हुआ का, इसको कोई बात नहीं की, इसका सिंपल सा आंसर निकालना है कि आप ये लिख दें परसेंटेज निकाल दोनों की कि परसेंटेज क्या है, ठीक है। आप लिखें फॉर टॉनिक ए, आपने परसेंटेज निकालनी है। अब परसेंटेज क्या है कि आपने टोटल जो है ना उसमें देखें कि इधर ना वो है 68 आता है, इधर भी 68 आता है, ओके। टोटल जो है ना 68 बच्चे प्रिवेंट हुए, कितनों में से 90 में से, मल्टीप्लाई 100 कर दें। फिर फॉर टॉनिक बी लिखें परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पर 72 बच्चे प्रिवेंट हो गए, कितने में से जो है ना 80 में से, इधर भी गलती की हुई है, इधर 80 आता है, इधर भी 80 आता है, ठीक है। कि हमारे पास कि 72 बच्चे प्रिवेंट हो गए, इधर 80 आता है, इधर क्वेश्चन में सॉरी इधर भी 80 आता है, यहाँ भी 80 आता है। 72 बच्चे प्रिवेंट हो गए और कितनों में से 80 में से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 100 कर दें आप, तो इसका आंसर जो आएगा 75 तकरीबन, इसका आंसर आएगा 83 तकरीबन, ठीक है। तो अब आपको क्या नज़र आ रहा है कि परसेंटेज ज़्यादा अच्छी इसकी आई, इट्स मीन टॉनिक बी बेटर है टॉनिक ए से।
ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करना है। कुछ बच्चे इसको कायस से कंफ्यूज करते हैं, उसको उस तरीके से हल करने लग जाते हैं, लेकिन उस तरीके से आपने इसको हल करना नहीं है। आपने इसको इस तरीके से हल करना है, परसेंटेज निकाला और आखिर में लिख दें कि परसेंटेज टॉनिक ए की निकाली, टॉनिक बी की निकाली है, और एट द एंड 83 आंसर 83% इसकी आई है, 75% इसकी आई है। इट्स मीन टॉनिक बी हमारा टॉनिक ए से अच्छा है। ओके सो ये था आपका काइस का। आई होप सबको काइस का समझ आ गया होगा। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत रेयर है कि इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको दे दें। अब पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या होता है, मैं खुद पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, तो उसमें ये होता है कि आपको पोर्शन होती हैं। अब ये सवाल मैं ये क्यों कह रही हूँ काइस करेगा, क्योंकि जब अगर पास पेपर आप देखें तो उसमें इसकी जो थ्योरी लिखी हुई है ना, 2 पोर्शन होते हैं। 8 नंबर की थ्योरी होती है, बाकी नंबर्स का न्यूमेरिकल होता है। तो 8 नंबर की थ्योरी काई स्क्वायर में से आई हुई थी और नीचे न्यूमेरिकल ये वाला था। इट्स मीन ये काई स्क्वायर के हिस्से में से आया। अब जैसे अगर आप टी टेस्ट का कोई सवाल आएगा जो न्यूमेरिकल में अगर समझाया टी स्क्वायर के टी टेस्ट के, तो हमेशा जो उसका थ्योरी होगी ना वो टी के टेस्ट के रिलेटेड, कोई टी टेस्ट का एप्लीकेशन पूछ लेंगे, यूजेस पूछ लेंगे, उसकी डेफिनेशन पूछ लेंगे, कोई एरर पूछ लेंगे, मतलब कुछ भी वो थ्योरी का हिस्सा जो होगा ना उसके नीचे जो न्यूमेरिकल होता है ना वो उस थ्योरी में से आया होता है। ठीक है, ये कभी नहीं होगा कि काई स्क्वायर की थ्योरी होगी और न्यूमेरिकल टी टेस्ट का होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जिसकी थ्योरी है उसी का न्यूमेरिकल होता है, उसके रिलेटेड ही न्यूमेरिकल होता है। अब इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन की जो थ्योरी थी वो काई स्क्वायर की थी, ठीक है, और नीचे ये वाला न्यूमेरिकल था। इसलिए ये हम कह रहे हैं कि ये काई स्क्वायर के दरमियान आता है, काई स्क्वायर के रिलेटेड आता है, इसमें और कोई टेस्ट नहीं लगता। ठीक है, और इसको हल करने का तरीका सिर्फ यह परसेंटेज निकाल लें और बता दें कि ये टॉनिक बेटर है, ये टॉनिक बेटर नहीं, क्योंकि इसमें एसोसिएशन उन्होंने पूछी नहीं। उन्होंने ये नहीं पूछा कि दोनों टॉनिक में एसोसिएशन या डिजीज़ में टॉनिक एसोसिएशन है कि नहीं, उन्होंने ये नहीं पूछा। उन्होंने पूछा बेटर कौन सा है, तो हमने बस बता दी बेटर बी वाला है, सिंपल। ये तरीकाकार पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्जाम में होता है। ओके सो आई होप सब आपको समझ आ गई होगी, और कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर वहाँ रिप्लाई देती हूँ सबको। एंड नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपना रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। सो तब तक के लिए आप इसको प्रिपेयर करें, अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें, एंड बेस्ट लक फॉर एग्जाम्स। एंड नेक्स्ट लेक्चर फिर हम मिलते हैं और अपना रिग्रेशन कोरिलेशन वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।